नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आयुष दर्पण जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम लोग अष्टांग हृदयम सुबह 7 बजे जैसे सूर्य उदित होते हैं उसी टाइम पे हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ने के लिए आते हैं। एक एक श्लोक पढ़ते हैं और उस पर जो ऋषि लोगों ने जो टीका लिखे है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर नवीन जोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया और सभी को जोड़ के रखे हैं। इसमें सर का स्किल है। तो मैं इसीलिए सर को बोलूंगा कि सर कृपया ये वाला श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। आदरणीय सर है? शायद नहीं है सर। तो आज का मैं एक मिनट अनम्यूट करके बोलता हूँ, शायद सर नहीं है आज। सबसे पहले आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी कि वंदना मैम पढ़ेंगी? ये श्लोक पढ़ दीजिए। 35 ना सर? उसके ऊपर वाला स्वर क्षीणता में नस्यादि। जी सर। विशेषात स्वर साधे अस्य नस्य, सर यही वाला है ना? हाँ हाँ जी सर। विशेषात स्वर साधे अस्य नस्य धूमादि योजयेत। क्षय रोगी को स्वर साध होने पर इनमें विशेष करके नस्य धूम आदि बरतने चाहिए। जी जी सर। इसकी टीका पढ़ देते तब तक पवन जी आ जाएंगे, फिर हम वो पूरा कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक। जी सर। मैं आ गया सर यहीं पे। आ गए? एक मिनट इसका बस एक टीका पढ़ देते हैं, थोड़ा शुरुआत करके फिर पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक मिनट में इसको बड़ा करता हूँ। मुझे पवन जी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर। हाँ आप ही पढ़ दीजिए पवन जी, ये टीका थोड़ा सा तो है। स्वर साध चिकित्सा आपको दिख रहा है? नहीं तो कोई और पढ़ सकता है। सर शायद ऊपर सर मैं पूजा पढ़ देती हूँ। ये ऊपर प्राणायाम करते हैं ना, इसलिए शायद दिख नहीं रहा होगा। आकांक्षा जी आप पढ़ दीजिए। यस सर। अस्य शयन स्वर साधे विशेषेण नस्य धूमादि योजयन्। हाँ अस्य का मतलब है कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं विशेष स्वर साधे अस्य, अस्य का मतलब है जो क्षय रोगी है, स्वर साधे विशेषण जिसको स्वर साध हो गया है और आवाज बैठ गई है, उसमें नस्र धूम का योजना करना है। इसमें आयुर्वेद रसायन हिमाद्री ने टीका नहीं लिखी है, या लिखी है तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी आप पवन जी आपका कंप्लीट कर दीजिए जो प्री एक्लेम्शिया पे था। नहीं, मैं तो मैम का और मैं ये पूछ रहा था, जो पोस्ट एक्लेम्सिया के जो केसेज है, किसी ने पोस्ट प्री एक्लेम्सिया की केसेज है, किसी ने देखा है और उसमें क्या कैसे कैसे मैनेज किया, तो वो वही पूछ रहा था। सब गायनी को बुला लो सर। सब अंजना मैम है क्या? अंजना मैम, कमल मैम? तो रखेंगे। अंजना मैम अभी जुड़ी नहीं है, अभी होंगी, ज्वाइन होंगी अंजना मैम। बाद में कर लेंगे सर, 2-3 श्लोक पढ़ के। ठीक है, तब और तक अंजना कैसे मैम आप? वंदना मैम आ जाएंगी, मोनिका मैम आ हाँ जाएंगी।
ठीक है, हम एक्लेम्सिया में क्या क्या कैसे कैसे और एक्लेम्सिया में कैसे? ठीक है, आने दीजिए वो लोग को, वो लोग थोड़ा अभी ब्रेक लिए ना। अभी 35 36 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? विनीता चौहान मैम, आप पढ़ेंगी? जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम आप सर। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। पढ़िए। तत्रापि वातजे कोष्णम तत्रापि वातजे कोष्णम तत्रापि वातजे कोषणम पिबेत उत्तरम भक्तिकम पिबेत उत्तरम भक्तिकम भक्तिकम काश मर्दकवातार्की कासमर्दक वाता वातार्की मार्कम स्वर सघृतम सैघृतम आर्षवर्धक वार्ता की मार्ग स्वर से घृतम साधितम काथ जितस्वर्ये आदितम साधिकम सिद्ध मार्ग गतेन वा विनीता मैम, आप पढ़ के इसका मीनिंग बताइए, हमें समझाइए। तत्रापि वातजे कोष्णम, वहां भी वात में कोष्ण, हिंदी वाला ही पढ़िए ना, आपको दिख तो रहा है हिंदी वाला। इसमें भी वातजन्य स्वर साध में गुनगुना घृत भोजन के उपरांत पिए। यह घृत कसौंदी कटेरी भांगरा इनके स्वर से सिद्ध किया कासनाशक स्वर के लिए उत्तम है, अथवा नील फूल वाली झिंटी से सिद्ध किया घृत देवें। जी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि वातजन्य है तो घृत डाल के देना है, घृत डाल के भोजन करना है। और घृत में क्या है तो कसौंदी हो गया, कासमर्द हो गया, उसके बाद में कटेरी हो गया, भांगरा हो गया, इनके स्वर से क्या हुआ घृत देना है। नीली फूल वाली झंटी इसका प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कृपया, आप लोग के पास, हाँ बोलिए सर। जंगली बैंगन होता है जो वन भंटा होता है, हाँ ये दूसरे बैंगन से अलग होता है क्या? हाँ, मैं कभी फोटो दिखाऊंगा, यहाँ सिंहगढ़ पे मिलता है। सुनिए पवन जी, आपके पास डॉक्टर आशा मैम का नंबर है क्या? आशा टंडल मैम का, उनको आशा मैम की ना तबीयत खराब है मैम, इसीलिए एक बार उनको कॉल करके आप लोग तबीयत पूछ लीजिएगा। सरोज मिश्रा जी, डॉक्टर आशा, कल फोन किया था सर मैंने मैम को, वैसे कंडीशन ठीक है, प्लेटलेट डाउन नहीं है, पहले से बेटर है, लेकिन डेंगू है। कृपया आप लोग फोन कर लीजिएगा मैम को। जी सर, आज फोन करते हैं मैम को, डॉक्टर आशा टंडल मैम को प्लीज फोन करिएगा। जी आज करता है। ठीक है, अब इसकी हम टीका पढ़ते हैं 35 36 तो अंजना मैम आ जाएंगी। हाँ, इसका टीका कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकते हैं, मैं अर्थ बताऊंगा। हाँ जी, पढ़िए। तत्र तेषु च खरसादेषु मध्ये हर नहीं, स्वर सादेषु, तत्र तेषु च स्वर सादेषु स्वर सादेषु मध्ये वातजे स्वर सादे कांस मर्दादि स्वर रसय साधित मोटर भक्तिक भक्ता दूर्घ घृत पिबेत। इसका मतलब है कि तत्र का मतलब क्या है कि तत्र तेषु सप्तमी बहुवचन, ऐसे स्वर सादेशु, ऐसे स्वर साद आदि हो जाता है, उसमें क्या करना है, खासकर वातज स्वर साध में कासमर्द के स्वर से साधित हमें घृत का प्रयोग करना है। खाने के पहले, खाने के बाद में है ना, भक्तात ऊर्ध्वम घृतम पिबेत, खाने के पहले है शायद, इसका प्रयोग करना है, ऐसा बता रहे हैं। खाने के पहले घृतम पिबेत। हाँ, तत्र तच्च है शायद, हाँ तच्च है ना। भक्ता ऊर्ध्वम का मतलब क्या है? एक मिनट, हिंदी में क्या लिखा है? उत्तर भक्तिकम का मतलब क्या है? भोजन के उपरांत। उत्तर भक्तिगम तो भोजन के उपरांत ही होगा। हाँ ठीक है, कंफर्म हो गया। भोजन के उपरांत देने से बहुत अच्छा फायदा होगा, उदान वायु पे काम होगा, व्यान और उदान पे, क्योंकि स्वर के लिए दे रहे हैं। हाँ ठीक है। मार्कवो भृंगराज से पढ़िए।
जी। मार्कवु भृंगराज तत्र सर्पी कांसजित स्वर्य च स्यात्। हाँ, मतलब मार्कव यहाँ पे बोला है, मार्कव का स्वरस मतलब भृंगराज का स्वरस देना है। और घृत जो है इनसे सिद्ध क्या हुआ, जिसमें कासमर्द है, वन भंटा है, मतलब जंगली बैगन है, और जंगली बैगन बोले या बृहति भी बोल सकते हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि भृंगराज के स्वरस से जो सिद्ध घृत है वो स्वर के लिए बहुत अच्छा है। उत्तर भक्ति तिथि ये सब व्याकरण का बात है। यस्य आदित्वात् समास ततश्च अध्यात्वात्। ये क्या है जी? ये ठैया नहीं। अथवा आठ गलेन नील पुष्प सहचरेन सिद्ध घृतमेश पिबेत। ये जो है ना उत्तर भक्तमिति भक्तादिति, ये कुछ व्याकरण का है कि इसमें समास लगाया है, उसके बाद में अद्य अस्मदित्वात्, ये हम छोड़ देते हैं। इसमें अंतर्गलेन जो बोला है लास्ट का श्लोक का शब्द, इसका मतलब है नील पुष्प सहचरण, मतलब नीले फूल वाला जो सहचर है उससे सिद्ध घृत पीने के लिए बोल रहे हैं, मतलब सहचरादि घृत पीने के लिए बोल रहे हैं स्वर साध में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका आयुर्वेद रसायन जो टीका है क्या, एक बार देखते, नहीं है। ठीक है, अंजना मैम आ गई हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर। हाँ, आपसे वो पवन जी कुछ पूछ रहे थे ना। बताइए सर। पवन जी, डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी। जी सर, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, हैवी रहना यहाँ पे। मैम से मेरा ये था, जैसे प्री एक्लैम्प्सिया मैनेजमेंट और पोस्ट प्री एक्लैम्प्सिया की किसी ने केसेस देखे तो वो जैसे बताया गया, मतलब वो 4 वीक्स तक भी हो सकता जैसे ध्यान रखना चाहिए, तो है ही है। और साइनस में अंजना मैम, आपको प्रश्न समझ आया क्या, सर क्या बोल रहे हैं? आवाज बहुत ब्रेकिंग है सर ना। हाँ, कि प्री अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा नेट। एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। एक्चुअली सर उसमें क्या होता है ना, जैसे कि जो पेशेंट प्रीक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया में। मेरी आवाज अभी आ रही है, अभी बोलिए, आप फिर से बोलिए। कंप्लीट करिए। बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था मैम, जैसे प्री एक्लेम्पसिया के केस रहते हैं उसमें तो जैसे मासा अनुमासिक तो होता ही है, या हेल्प सिंड्रोम में जब पेशेंट नहीं जाए, उसका एक तो बेसिक ट्रीटमेंट क्या हमें क्या रखना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और सर मैम, जो पोस्ट प्री एक्लेम्पसिया जो केसेस रहते हैं, किसी ने देखा तो आपका तो एक्सपीरियंस इतना ही है, और वो जैसे 4 वीक तक ही हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो सूती का प्रक्रिया का अच्छे से पालन करनी चाहिए। उसके अलावा पालन करते करते भी कोई ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें पोस्ट प्री एक्लेम्पसिया में, और उसका कैसे मैनेजमेंट करें? क्या क्या विशेष ध्यान रखें सूती का प्रक्रिया का पालन करते हुए भी, और क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पेशेंट पोस्ट प्री एक्लेम्पसिया में न जाए? एक्चुअली सर क्या होता है ना, जैसे मैं बता रही थी, कॉमन सा जो रूल होता है कि जैसे पेशेंट हमारा पीआईएच में जा रहा है या उसका पीआईएच हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी वो पीआईएच जो है वो हाई रिस्क पे जा रहा है और फिर वो प्रीक्लेम्पसिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे भी मैडम ने बताया था, मैडम बता रही थी अपना अनुभव, कमल मैडम, शायद कमल शिलाका मैडम। तो जैसे जब वो प्रीक्लेम्पसिया में के बाद जब एक्लेम्पसिया में कन्वर्ट होता है, जब उसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, कन्वर्जेंस आने शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने इसका जो डायग्नोसिस पढ़ा होगा, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रूट क्या है, रूट इज द प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन, है ना। तो एक्लेम्पसिया, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही डिसीजन लेते हैं कि हमें जब गर्भिणी की लाइफ बचानी है और हमें देखना है कि हमें गर्भिणी को बचाना है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, उसका रूट कॉज को हटाते हैं। अगर पेशेंट एक्लेम्पसिया फिट में आ रहा है और प्रेगनेंसी ही उसका कॉज है और प्रेगनेंसी
सारे ट्रीटमेंट के बाद भी जैसे वो असाध्य घाती की तरह हो जा रहा है, तो फिर LSCS करके एनी हाउ उसको हमें निकाल देना होता है। और ये भी बहुत देखा गया है कि जैसे ही हम निकालते हैं तो विद इन 72 आवर्स, है ना, 2 या 3 डेज में ही वो जो सिम्टम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे, जो फिट्स वाले सिम्टम्स होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग वाले सिम्टम्स होते हैं, जो पेशेंट को ICU तक ले जाते हैं, वो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर LSCS काफी धीरे धीरे जो होते हैं वो कट ऑफ होने लगते हैं या अपने में शट डाउन होने लगते हैं। किसी पेशेंट में तो इतनी जल्दी अचानक रिजल्ट आने लगता है कि वो 24 आवर्स में ही नॉर्मल आ जाती है। और कुछ पेशेंट जो मैंने देखे हैं ऐसे केसेस में, वो 72 आवर्स तक जो है वो ICU के बाहर आ जाते हैं। मतलब जैसे वो ब्रेन उसमें चली गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, और उसके बाद उसके फिट्स को हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि हम, जैसे आप बात कर रहे थे, हमने मैग्नीशियम सल्फेट दिया, हमने जो है, अब तो बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट आ गया है कि MgSO4 को उन्होंने क्या किया है, एक जैसे हम लोग मेट्रोजेल वाली वायल यूज करते हैं, उतने ही बड़े साइज में 100 ml की वायल में उन्होंने मैग्नीशियम सल्फेट को तैयार कर दिया है। और मैग्नीशियम सल्फेट को अगर हम उसके अकॉर्डिंगली डाइल्यूट करके थोड़ा स्लो IV चला दें, नहीं, या फिर वही वाली वायल को भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हम साथ में कैल्शियम लेवल का ध्यान रखते रखते IV लगाते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप जैसे कह रहे हो कि पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि कॉज ही जो है वो डिलीवरी होता है, तो PIH कन्वर्ट टू प्रीएक्लेम्पसिया और प्रीएक्लेम्पसिया कन्वर्ट टू एक्लेम्पसिया। और एक्लेम्पसिया को अगर हमने प्रॉपर टाइम पे ट्रीट कर लिया, प्रॉपर टाइम पे बेबी को निकाल दिया, प्रॉपर टाइम पे उसको हमने ICU में रख दिया, ARV वगैरह पे उसको दे दिया, वेंटिलेटर पे डाल दिया, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स धीरे 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 आने लगता है, क्योंकि ये कॉज ही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन था। तो इसलिए एक्लेम्पसिया और पोस्ट एक्लेम्पसिया के केसेस में हम लोग अगर टाइमली ट्रीटमेंट कर ले जाते हैं तो हम बचा भी पाते हैं, लेकिन समटाइम्स यहाँ फेल्योर भी मिल जाता है, क्योंकि जब ब्रेन की डेथ हो जाती है, समटाइम्स एंडोथेलियल टिश्यू जो है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, तो हम नहीं भी बचा पाते। तो ये जो 2 दिन 3 दिन या 4 दिन से मान रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर एक बार एक्लेम्प्टिक फिक्स आ गए और हमने मानिए बेबी को निकाल भी लिया, बेबी हमने किसी तरह बचा भी लिया, तो मैंने जो केसेस देखे हैं, मैंने लगभग उसमें 4 या 6 केसेस देखे हैं अपनी पूरी लाइफ में, और उसमें से 2 केस हम नहीं बचा पाए हैं और 4 केस हम बचा पाए हैं। और मुझे सबका एक केस याद है। और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट जो है जब कुछ लेता है तो उस समय कैसे उसकी टंग वाइट होती है, कैसे उसको ब्लड आता है, कैसे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कैसे उसको जो है इतना ज्यादा लार निकलता है, और पेशेंट का फेस, मतलब सच में अगर केवल एक ऑब्स्टेट्रिशियन या एक गायनेकोलॉजिस्ट उसको नहीं ट्रीट कर सकता, पूरी यूनिट आती है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे पूरा एनेस्थेटिस्ट की यूनिट होती है, वहाँ पूरे गायनेकोलॉजिस्ट की यूनिट होती है, वहाँ पूरी ICU वालों की जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी यूनिट होती है। इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट हमारे साथ रहता है, इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट भी रहता है, क्योंकि जो है और बेड में उसके USG और एक्सरेज होते रहते हैं, जैसे ICU में हम सारे सबूत देते हैं। तो ये मेरे PG समय का एक्सपीरियंस है। और फिर जब हम लोग प्रैक्टिस में आते हैं, बाहर आते हैं, तो फिर ऐसे केसेस को हम लोग हायर सेंटर में या PHU साइड में हम लोग पहले ही रेफर करते हैं कि ऐसे चांसेस हैं आपको कि आपका BP जो है कमांड नहीं है, या BP जब भी हमें लगता है कि BP 100-110 से एबव जा रहा है अगर आपका नीचे वाला, तो फिर आप कभी भी उसको और मेडिसिन से वो नहीं हम उसको कर पा रहे हैं, और 7 मंथ आ गया है, 8 मंथ आ गया, तो वो सडन कभी भी प्रीएक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया में जा सकती है। तो ऐसे केसेस के लिए ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हायर सेंटर्स होते हैं। लेकिन हम लोग जब वहाँ पढ़ाई कर रहे थे 6-7 साल मैंने वहाँ BHU में प्रसूति विभाग को दिए हैं, तो मैंने कम से कम 6 केस वहाँ पे दिए हैं जो मुझे अच्छे से याद है, जिसमें डेथ भी हुई है और पेशेंट को बचाया भी है। प्रणाम अंजना मैम। जी मैम, इसमें आयुर्वेदिक ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव के इश्यूज में देखते हैं कौन कौन सी ड्रग ज्यादा हेल्प करती है जो ब्लड प्रेशर को लो करेगी? जी सर, अभी बताते हैं। आकांक्षा मैम बताइए क्या आयुर्वेदा में हाँ। मैं थोड़ा सा इसमें पांच भौतिक अप्रोच बोलना चाह रहा था,
हाँ सर, के केस में। एक बार आकांक्षा में बेचारे कुछ बोल रहे थे फिर चुप हो गए, बेटा बोलिए। जी आकांक्षा मैम बोल रहे हैं उसके। जी मैम, मैम अधिकतर मतलब जैसे अभी आपने बताया तो इसमें मैक्सिमम केसेस में यही होता है मैम कि जैसे अगर जब डिलीवरी हो जाती है तो सारी चीजें विद इन नॉर्मल रेंज आ जाती है अधिकतर पेशेंट में ना मैम। जी बीपी भी अपने आप नॉर्मल होता है, जैसे आपने बोला कि जो कारण है जब वो निकल जाता है तो उसके बाद फिर मतलब जैसे गर्भ है, अगर मान लीजिए 9 मंथ्स तक सब कुछ मतलब बीपी शूट था, सब कुछ भी शूट था, लेकिन ये जैसे ही मतलब डिलीवरी हो जाती पेशेंट की तो फिर ये चीजें भी अपने आप सबसाइड कर जाती हैं। जी, तो और मैम क्योंकि दूसरी जी मैम हाँ, बोलिए। जो पैथोफिजियोलॉजी हुई थी ना वो ड्यू टू प्रेगनेंसी ही हुई थी, है ना। जो जी बॉडी में बिल्कुल मैम। चेंजेस आ रहा है उसका जो मेन पॉजिटिव फैक्टर था वो फीटस था। फीटस इस राइट, समय आपने देखा है कहीं कहीं उन्होंने गर्भ शल्य माना है ना। शल्य बिल्कुल मैम। जहाँ ये जो पुरुष अध्याय में पढ़ोगे तो उन्होंने शल्य में सबसे बड़ा शल्य गर्भ शल्य ही माना है। तो यहाँ जो फीटस है वो गर्भ शल्य के रूप में कार्य करती है। और जब हम शल्य मैम का ये आहरण करते टॉक्सीमिया हैं, है प्रेगनेंसी ना। में आता है ना, टॉक्सीमिया। तो वो जब हाँ जैसे डिलीवरी के बाद सच में सब चीजें कंडीशंस ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल हो जाती है। जी और मैम ये इसमें ऐसा भी मतलब हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री जैसे कि ब्लड प्रेशर एक कॉमन है, और अगर पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में या फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर रहा है तो ऑल्दो पेशेंट को आप कितनी भी अच्छी दिनचर्या और मतलब गर्भिणीचर्या देने के बावजूद भी, सब कुछ देने के बाद भी मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम 8 मंथ या 9 मंथ में बीपी शूट कर जाता है, ऐसा भी मैम हाँ, होता पेशेंट है, है। होता है मैम इसमें। और ये आया भी है मॉडर्न मॉडर्न साइंस की आप पढ़ोगे ना तो उसमें जी उन्होंने मैम। बताया है कि कोई भी ऐसा मतलब कभी कभी अकस्मात या अचानक भी ऐसा होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर सबके पीछे रीजन हो ना। राइट तो मैम। ऐसा वो होता तो है मैंने, कि हम हाँ, मैम प्रॉपर क्योंकि ये उसमें मेरा मैंने मेरा इस पर्सनल फैक्टर में बोला एक्सपीरियंस था। है, ये मेरा पर्सनल मैम एक्सपीरियंस मैंने है अभी मैम रिस्क के। फैक्टर बताया था ना। बोलिए सर। हेलो, हाँ, मैंने उसमें रिस्क फैक्टर अभी बताया था ना आपको, उसमें ओबिसिटी वाला, क्रोनिक हाइपरटेंशन वाला, डायबिटीज वाला, वो वाले केसेस ज्यादा आते हैं। जी इसमें पांच भौतिक अप्रोच के बारे में जो मैं बता रहा था, मैं बोलना चाह रहा था, वो ये रहता है कि यहाँ पे आकाश का जो अप्रतिघातत्व गुण है वो बाधित हो जाता है प्रेगनेंसी के द्वारा या जो फीटस के द्वारा। तो इसमें हमने जब आकाश के अप्रतिघातत्व गुण को बाधित किया, और ये स्थान कहाँ का है, पृथ्वी महाभूत का स्थान है। पृथ्वी महाभूत पर हमने आकाश का अप्रतिघातत्व बाधित कर दिया, तो यहाँ पे वृद्धि हो गई आकाश और वायु महाभूत की, और वायु अग्नि की दोस्त भी है। तो ये वायु धीरे धीरे बाधित होके नीचे से ये ऊपर की तरफ उठी, ब्रेन की तरफ गई, और वायु की तरीके से सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं, गतियां होती हैं। तो यहाँ पे वो ब्रेन में इसने स्टिमुलेशन पैदा किया और क्या कर दिया, इसमें एक्लेम्पसिया या सीजर्स की हिस्ट्री पैदा कर दी। ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट जो वायु का प्रतिघातत्व गुण है जो बाधित हो रहा है उसको रिलीव करने की कोशिश करें। कैसे होगा? या तो उसकी, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि उसकी LSCS करा दिया तो नॉर्मल हो गया, LSCS से वात का प्रतिघातत्व गुण रिटेन हो गया, आकाश का प्रतिघातत्व गुण रिटेन हो गया। या दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसमें हम लोग इनीमा वगैरह दे दें। अगर ऐसी कंडीशन में इनीमा वगैरह दे दें तो भी वायु का आकाश का प्रतिघातत्व गुण जो होता है वो रिटेन हो जाता है, और ये कंडीशन को काफी हद तक रिलीव कर देता है। तो सर इसको ये ऐसे सब भी तो चीजें आप सोच सकते हैं ना कि मलावरोध जी जो होता है वो अपान वायु की मतलब जैसे कि जैसे मलावरोध जब होता है तो अपान वायु की विकृति होकर वहां पे हम श्वास प्रतिशय अपस्मार या स्पेशली हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जब होता है, तो वैसे ही अगर हम इसको अवरोध मानते हैं, स्त्री में गर्भ का एक अवरोध हाँ हुआ हाँ है, तो उसमें हम अपान वायु की अगर हम अवरोध दूर कर देते हैं, जैसे अभी आपने एनिमा बताया, तो यहाँ पे जैसे हम लोग चिंचा लवण तेल है अगर हम अपाने यूज करते हैं या गोक्षरादि गुगुल अपाने यूज करते हैं, तो ये अवरोध को अगर हम क्लियर कर देते हैं तो भी इस चीज में हमको फर्क पड़ सकता है, मिल सकता है। बिल्कुल 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 मैम। ये अच्छा, फिर इसमें औषधियों का इंडिकेशन भी समझ में आता है। जैसे कि पैथोलॉजी डेवलप कहाँ से हुई? आकाश और वायु बढ़ने से। आकाश और वायु बढ़ने से मतलब वायु को हमने
स्थान हमने वायु का बाधित कर दिया, आकाश का स्थान बाधित कर दिया, तो वायु अंदर ही अंदर घूम रही है। अग्नि भी है, अग्नि को साथ लेके घूम रही है। ठीक है, तो हमने एक तो अप्रतिघातक तो उसका मेंटेन करना है, और इसकी वजह से जो वायु की वृद्धि हो गई, अब उसको रिलीव करने के लिए हमने औषधियों का इंडिकेशन क्या करना है, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान, क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत का क्षेत्र भी तो है। पृथ्वी और जल महाभूत क्यों गोक्षुरादि गुग्गुल काम कर रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत के क्षेत्र में काम करके पृथ्वी महाभूत को स्ट्रेंथ दे रहा है। शोधनष्टादि गुग्गुल क्यों काम कर रहा है, इसीलिए काम कर रहा है। गोक्षुरादि एंड शोधनष्टादि गुग्गुल यहाँ पे ये काम कर रहा है। इसके अलावा हमने और क्या क्या मेडिसिन, मधुर मधुर शीत, जो कि पृथ्वी और जल महाभूत के जगह पे अच्छा काम करती हैं, वो मधुर मधुर शीत क्या क्या हो सकती हैं, मधुर रस, शीत वीर्य और मधुर विपाक वाली औषधियां। जैसे कि अभी हमने सुश्रुत की उसमें चरक के उसमें देखा था, मासानुमासिक परिचर्या में छठे और सातवें महीने में मधु, सर्पी एंड क्षीर का इंडिकेशन बोला गया है। ऐसे ही सुश्रुत में यष्टि, बोला गया, विदारी, सारीवा, शतावरी, अश्वगंधा, गोक्षुर सब आ जाएगा। जी जी। अच्छा, सुश्रुत आचार्य ने बोला है कि ये विदारी गंधादिगण, प्रश्निपर्णी गंधा, प्रश्निपर्णी, और तीसरा वो क्या होता है आप गोक्षुर वाला, गोक्षुर साधित सिद्ध करते। क्यों आकांक्षा मैम, यही था ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो छठे प्रश्नपर्णी महीने और में क्या था, गोक्षुर सातवें उन्होंने महीने में? सर प्रश्नपर्णी और गोक्षुर ये था 7वें 8वें में, और बाकी तो फिर हाँ, उसमें मांसरस भी बताया गया था ना सर। नवनीत भी था प्रश्न, 3रे महीने में। हाँ वो नवनीत शुरू से नवनीत, था, स्टार्टिंग से। हाँ देखिए पहले महीने में तो ये साधारण दूध देते थे, जिसमें कोई साधित नहीं करते थे पहले महीने में। ठीक है, दूसरे महीने में ये मधु प्लस सर्पी, मधु प्लस मीठा दूध देते थे, मतलब मीठा दूध देते थे, मधु क्षीर, मधुर शीतलहार। हाँ। तीसरे महीने में मधु क्षीर में मधु प्लस क्षीर में वो नवनीत मिला देते थे, मक्खन, है ना? जी सर। तो ये तीसरे महीने में, छठे महीने में और सातवें महीने में एक जैसा ही होता था। अच्छा, जी सर। मधु, हाँ। अच्छा, फिर चौथे महीने में मक्खन की जगह पे वो घी डाल देते थे, मक्खन की जगह पे घी डाल देते थे। तो ये पूरा इनका मासानुमासिक परिचर्या चरक की बन के आती थी। ऐसे ही जो सुश्रुत की बन के आती थी वो भी लगभग मोर और लेस कॉमन ही थी, लेकिन यहाँ पे छठे और सातवें महीने में काफी इन्होंने ड्रग्स जो होती हैं वो जैसे गोक्षुर और प्रश्निपर्णी, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया है। विदारी गंधा, जी। आकांक्षा मैम। जी मैम, नमस्ते मैम। आपने तो नमस्ते, अनंत मूल और उसका जो नस्य और वो सब पूरा बताया ना, बहुत ही जी अच्छा और साइंटिफिक बताया, उसको आप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है मैम। मैम वो और एक ग्रुप में अपना इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी, वो आप शेयर कर दीजिए। नहीं, वो मैम अनिता मैम से ही बोल रही थी, क्योंकि मैंने मैम अपने टाइम में मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मैम काफी मतलब अपनी तरफ से इतना सब कुछ मेंटेन करने के बाद, सारी आयुर्वेदिक मतलब मासानुमासिक से लेकर सब कुछ लेने के बाद, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा मैम बीपी मतलब 7 मंथ तक बिल्कुल एकदम नॉर्मल, डॉक्टर एकदम सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जैसे ही 8 मंथ लगता था मैम, दोनों में मतलब मेरा बीपी जो है ऊपर का भी कम से कम 160 से कम नहीं रहता था, और नीचे का भी मैम 110 तो रहता ही रहता था। तो दोनों में मेरा सीजर करना पड़ा, क्योंकि दोनों टाइम में लास्ट 2 मंथ्स में मेरा बीपी शूट होता था, और उसके बाद कभी भी मतलब एकदम चीजें नॉर्मल हो जाती थी, मतलब शोथ भी एकदम गायब, बीपी भी एकदम गायब, कभी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वही मैं मैम से पूछ रही थी कि मैंने कुछ पेशेंट में भी ऐसा देखा था, और मेरे साथ पर्सनल भी हुआ है कि फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर रहा है, तो ये चीजें कभी परसिस्ट इसके कारण भी हो सकती हैं क्या?
तो वही मैं मैम से पूछना चाह रही थी कि क्या इसका कारण ये भी हो सकता है कि ऑल्दो आपने सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छे से ली है, सब कुछ लिया है, हाँ बस्ती क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं तो वो बस्ती और ये सारी चीजें चिकित्सा मैं अपने लिए नहीं कर पाई, लेकिन बाकी जो भी हम शुरुआत से जो भी तरीके की चीजें बताते हैं मासानुमासिक से लेकर सब कुछ आहार विहार, तो उस तरीके से मेंटेन करने के बावजूद भी मैम ये मतलब परसिस्ट किया था बीपी। जी जी। जी मैम। वो टॉक्सीमिया करके जो है ना अंजना मैम, अंजना मैम, अंजना मैम है नहीं शायद। मैम हाँ हाँ जी मैम, मैम। ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर में जो ये होता है तो उसको रखा मॉडर्न में टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी में है, तो जी। क्या टॉक्सीमिया वो मैम आगे- वही हेल्प सिंड्रोम ही तो है टॉक्सीमिया, उसमें लीवर किडनी पैरामीटर सारे डीअरेंज हो जाते हैं, हाँ उसी को तो वो जो टॉक्सीमिया बोलते हैं। जी जी, तो वो हाँ जो उपद्रव बनते हैं उसकी फलस्वरूप ये ब्लड प्रेशर जो है वो रेज होता है ना मैम, अंजना मैम। एक्चुअली मैम मैम ना, ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है वो। एक्चुअली मैम क्या है ना कि जो पैथोफिजियोलॉजी होती है ना, वो यही है। जैसे उसमें कुछ कॉजेज ये होते हैं कि स्पेशली जो होता है वो स्पाज्म हो जाता है, जो जितने भी फाइन वेसल्स होती है, यूट्रो प्लेसेंटल जो हमारा वो होता है, इम्प्लांटेशन होता है, वहां से जो यूट्रो प्लेसेंटल कम्युनिकेशन होता है, वो जो एंडोथेलियल वेसल्स होती है, जो उसकी एंडोथेलियल लेयर होती है, वहां से जो है वो टॉक्सिन शुरू होते हैं। आपकी बात एकदम सही है कि कहीं ना कहीं से कुछ उस तरह के जो है वो बहुत डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो कुछ ऐसे तरह के वहां पे केमिकल्स आने लगते हैं कि वो एंडोथेलियल को डैमेज करते हैं। और जब एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है तो एंडोथेलियल स्पाज्म शुरू होने लगता है। और जब एंडोथेलियल स्पाज्म शुरू होने लगता है तो वहां पे सप्लाई एकदम बंद होने लगती है। तो सबसे पहले की जो साइट होती है, चाहे वो अगर ये बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी शुरू हो रही है तो वो यूटेरो प्लेसेंटल साइट ही होती है। लेकिन जब वो टॉक्सिन्स धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ वो मूव करते हैं। और जब पूरी बॉडी में घूमते हैं तो वो अपना जो इफेक्ट होता है वो फिर धीरे धीरे बॉडी में हर जगह उसका इफेक्ट आता है। और वो जो स्पार्म शुरू होना या थिकनिंग शुरू होना और नेरोइंग शुरू होना उसकी, तो उससे बीपी हाई होता है। तो ये कॉज जो है वो कहीं ना कहीं जो बॉडी है माँ की जो बॉडी है वो गर्भ को जो है वो एक नॉर्मल ना लेकर एक एबनॉर्मल रिएक्शन कर, जैसे उसको लगता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी इसको मान सकते हैं, या फिर ऑटो एंटीबॉडीज इस तरह की बन जाती है कि वो गर्भ के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कहना चाहिए, जैसे मैडम ने बोला कि 7 मंथ के बाद मुझे बढ़ता है, तो क्या होता है कि एक लेवल तक जो वो एंटीबॉडीज होती है वो एकदम डाउन होती है, या उनका जो है नगण्य होता है, लेकिन वो होती है। और वो फिर वो अचानक से जैसे बेबी की ग्रोथ बढ़ती है, 7 मंथ में बोला है ना, सर्वांग अवयव संपूर्ण, सर्व अंग और अवयव सब संपूर्ण हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो उनका टॉक्सिन्स थे बॉडी में वो भी थोड़ी मात्रा में इंक्रीज करते हैं, फिर वो अपना इफेक्ट जो है वो वेस्कुलर सिस्टम स्पेशली डैमेज करते हैं। और जहाँ हमारी किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, हार्ट है, हार्मोन्स है, सब पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर में पेशेंट कभी कभी चला जाता है एक्लेम्सिया का। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि टॉक्सीमिया है, और इसी को आयुर्वेद कहता है गर्भ शल्य है। तो गर्भ शल्य को अगर गर्भ शल्य माना जाता है तो वो नेचुरल सी बात है कि वो अपनी बॉडी के लिए, गर्भिणी के लिए वो जो है वो घातक है, प्राण घातक है। तो इन दोनों को एक्सक्यूज मी बहुत मैम, अच्छे से वो कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, अगर किसी पेशेंट का बीपी वीपी सब सही है और उसका 6 मंथ से ही एडिमा आ रहा है फीट में और अबव नी तक भी आ रहा है, बाकी सारे पैरामीटर सही हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? हेलो मैम आप कहना चाह रही हैं कि सिर्फ शोथ है पेशेंट को? हाँ जी, हाँ जी, मैम पैरों में है, अगर घुटनों के भी ऊपर तक है और सारे पैरामीटर सही है, ब्लड प्रेशर पे सब कुछ सही है। मैम इसमें जैसे अभी हम लोग ने सुबह डिस्कस किया था, तो इसमें शोधनशाती घृत है या गोक्षुरादि गुग्गुल जैसे हम देते हैं, दाढ़ी मादी घृत है ना। और जैसे मैम ने हाँ। अलग अलग अभी इससे पहले निदान में मैम ने बहुत सारे घृत बताए थे, तो पेशेंट की और लक्षण को देखते हुए ये हम यूज कर सकते हैं मैम इसमें। बाकी अंत मैम शायद कुछ काम कर रही हैं इसलिए बीच बीच में अच्छा डिस्टर्ब हो। अच्छा,
एक्चुअली हेतु भी देखना पड़ेगा ना मैम, यहाँ पे कॉज क्या है राइट ना, मैम, थोड़ा सा बिल्कुल। है ना, उसको आप सबसे पहले ट्रेस आउट करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट होती है, कभी कभी पैर लटका के बैठने वाली कंडीशन होती है, कभी कभी हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, कभी कभी एनीमिया होता है, कभी कभी किडनी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो जो शब्दों के कॉजेज आए हैं, स्वेलिंग के कॉजेज आए, एक तो प्रेगनेंसी अपने आप में एक कॉज है। इसके अलावा भी ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से वो जो उनकी पोस्चर है, उस पोस्चर को वो चेंज करे। बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग ना हो, लॉन्ग हाँ सिटिंग, वो बैठे तो तो पैर बता ऊपर रखा करके है। बैठे, हाँ है ना, थोड़ा सा हाँ लेटे हाँ तो पैरों के नीचे तकिया हाँ, लगा वो के तो सब लेटे। बता रखा है उसे। हाँ, जी, और उसके बाद प्रोटीन लेवल उसका थोड़ा देख लीजिए, लीवर फंक्शन थोड़ा देख लीजिए, किडनी भी देख लीजिए, है ना। तो किडनी ये फंक्शन में हल्का सा आया था, तो दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करवाया था, तो वो सब ठीक है, उन्होंने बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है क्या? हाँ जी, फर्स्ट है। अच्छा, तो प्रोटीन लेवल आपने देखा होगा ना, यूरिन प्रोटीन में लेवल प्रोटीन, सही है, नहीं आ यूरिन रहा में तो मैम। प्रोटीन नहीं आ रहा, नहीं एल्बुमिन नहीं नहीं आ नहीं रहा। है, नहीं। अच्छा, और डाइट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दीजिए उनको, एचबी वगैरह। हाँ, हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन उसका 10 है, 10.7 है। हाँ मैम, इसको इंक्रीज मैम करिए थोड़ा। हाँ, इसमें गोक्षूर शीर्पक अच्छा काम करेगा मैम। हाँ पक्का करेगा, गोक्षु रसायन का काम करता है ना, रसायन, मूत्रन, और उसके अलावा शौथर, तो यहाँ पे तो सोदस्ट्रा गोक्षरादि का। गूगल दे दो या गोक्षरादि नहीं नहीं, क्षीरपाक, क्षीरपाक। दे देना मैम। क्षीरपाक बहुत फायदा अच्छा करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अंजना मैम, अभी एक आर्टिकल मतलब अभी बीच में हमारे ग्रुप में शेयर हुआ था मैम, तो उसमें बताया गया था कि जैसे जो आजकल जिस तरीके से डिलीवरी का जो पर्टिकुलर पोस्चर को लेके ये काफी चला है कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो पोस्चर मेंटेन किया जा रहा है, इसके कारण बहुत सारी मैक्सिमम जगह ये सीजर में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। तो इसको लेके मैम अभी किसी डॉक्टर ने मतलब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने रिसर्च किया है कि कर्नाटक में जिस तरीके से एक मतलब गुफा है, वहां पे गौरी लज्जा करके एक गुफाओं में एक पोस्चर बना हुआ है पर्टिकुलर, जिसमें ये दर्शाया गया है कि आज से पुराने हजारों साल पहले भी जो पोस्चर बनाया गया है ड्यूरिंग डिलीवरी के लिए, वो सिटिंग पोस्चर बनाया गया है। तो सिटिंग पोस्चर जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फॉरेन्स में भी बहुत ज्यादा अडेप्ट हो रहा है ये, और वो जैसे पानी में मतलब खासतौर से वाटर में डिलीवरी कराई जा रही है और बहुत आसानी से ये चीजें हो जा रही है। तो इसको लेके मैम आपके यहाँ कोई मतलब रिसर्च या ऐसा कुछ वर्क चल रहा है, या आप लोग ऐसा कुछ करते हैं कि टेबल पे ही सारी चीजें मतलब अभी सब वैसे ही चल रही है मैम? अगर आप देखोगे ना तो अपने संहिताओं में भी बताया गया है, जो प्रसव की स्थिति बताई है या प्रसव कराने की जो आप प्रसव परिचर्या पढ़ेंगे आप, तो प्रसव परिचर्या में भी हमारे आचार्यों ने बताया है, किसी ने कहा है लेट के कराना है, लेकिन कहीं कहीं इसको बैठ के कराने का भी जो है वो वर्णन आया है। और ये भी एकदम 100% बात है कि जो प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है, चांस की बात है कि मेरी जो पीएचडी थीसिस है वो भी पूरा लिटरेचर प्रसव के ऊपर, जो भी यहाँ शास्त्र में आया उस पर मैंने काम किया है, और जो मेरा पीजी है तो पूरा मेरा वर्क जो है केवल प्रसव पे ही हुआ है। मैंने कम से कम वहां पे 1000 केस देख के फिर मेरा थीसिस जो है वो कंक्लूड की गई है। तो जो मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज भी है कि लास्ट मोमेंट तक अगर पेशेंट कुछ नहीं तो केवल अगर वो टहले चले और बैठ के पेन ले, तो वो डिलीवरी नॉर्मल बहुत अच्छे से होती है। और कुछ पेशेंट ऐसी आती है कि वो मतलब लेट ही जाती है तुरंत, थोड़े से पेन के बाद उनके पास इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो चल भी पाए, यहाँ तक कि टॉयलेट वगैरह भी उनको बेड पे ही कराना पड़ता है कि वो अपना उनका सत्व इतना हीन होता है। और कुछ इतना प्रबल सत्व वाली होती है कि वो इतना तीव्र जो है वो अपने लास्ट मोमेंट तक आती है, जब उनका डायलेटेशन 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठेंगी और बियर डाउन अच्छे से करेंगी, देन फिर वो लाइंग डाउन करके उनकी डिलीवरी कराई जाती है। तो ये डिपेंड करता है, आज भी आप जगह पेशेंट आपका चल नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है, तो फिर आप जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बात सही है कि जो भी आप देखिए एक्टिव वुमेन है या जो मजदूर टाइप के लोग हैं, आज भी उनकी डिलीवरी कैसे होती है, खेतों में हो जाती है, पॉटी जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, आज भी होती है। और कुछ मैडम पेशेंट पहले ऐसे होते ना हैं। जो हम लोगों की ग्रैंड मदर्स बताती थी, तो उनकी भी ग्रेट ग्रैंड मदर्स या जो भी, वो यही होता था जो उन्होंने बताया था। हम लोग मतलब मैं तो बहुत एस्टोनिश्ड होती थी कि घर में डिलीवर होती थी और ईंट ईंट के ऊपर जैसे टॉयलेट के लिए स्क्वाट पोजीशन में बैठाते हैं वैसे ही होती थी।
और मेरी जो ताई जी थी वो डॉक्टर थी, एमबीबीएस थी। तो हम लोग जो डिलीवर हुए वो घर में ही डिलीवर हुए, और मम्मी लोग की उन्होंने ऐसे डिलीवरी कराई, मतलब बाबा ने बोला कि डॉक्टर बहू आई है, घर में ही कराएगी। तो उन्होंने वो वैसे ही स्क्वाट पोजीशन में कराई। और ताई जी से मेरी ये तो बात हो नहीं पाई कि मतलब वो उसके लिए कैसे क्या होता था कैसे, क्योंकि वो एक्सपायर हुई थी हम लोग जब पढ़ने गए तब। लेकिन पहले यही यूज किया जाता था। ये शायद अपान वायु का कुछ इसमें रोल होता होगा, इस तरीके से बैठने में कुछ चक्रों का होता होगा, अलाइनमेंट का कुछ कुछ इसका रीजन होता होगा। मैम आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। मैम गांव में तो अभी भी ये करते हैं, और मुझे लगता है ग्रेविटी भी इसमें हेल्प करती होगी ना, उस पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में। सर हाँ मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। हेलो मैम हेलो। बोलिए, बोलिए मैम। हाँ हाँ, मेरे इधर जो कम्युनिटी है, पारधी कम्युनिटी मैम, वो घर पर ही डिलीवरी करती है और बैठ के ही करती, और खुद खुद ही कॉर्ड कट करती है मैम। इतना उनकी सबकी डिलीवरी नॉर्मली हो जाती है। मतलब अभी वहां पे अभी कॉमन तो है मैम, बैठ के डिलीवरी कराना अभी भी हाँ, कॉमन है मतलब। मैम यस 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 मैम ये जो बैठ के डिलीवरी करने वाला कंसेप्ट आपने देखा होगा, कभी मंकी का देखा है आपने? कभी मंकी जब डिलीवर होता है तो वो बैठ के ही करता है और अपने हाथ से ही निकाल लेता है। मंकी में और हमारा तो सेम स्ट्रक्चर है। हाँ सर, एक वीडियो देखा था, राइट। इसमें हाँ तो इसमें वो जो ये आता है ना मर्म वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई जो पैरों में हमारे पीछे की तरफ मर्म होते हैं, इंद्रबस्ती हो गया, आणी उर्वी हो गया, जानू हो गया, तो यहाँ पे जो मर्मों का स्टिमुलेशन होता है बैठने के बाद, जैसे हम लोग स्टूल या डिफिकेशन इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं, तो वहां पे भी मर्मों का डिफिकेशन स्टिमुलेशन होता है। मर्म की और थोड़ा सा हम और अंदर घुसते हैं, तो ये जो हम देखते हैं कि हमारी जो L2 जो L2 स्पेस है, L2 और L3 के बीच की जो डिस्क से नर्व निकलती है, उसकी जो सप्लाई रहती है वो कहाँ पे रहती है? वो हिप से लेके आपका घुटने तक उसकी सप्लाई रहती है L2 की। L3 की केवल नी पे रहती है। उसके बाद L4 की कहाँ पे रहती है? L4 की लेटरल साइड में, लेग में। L5 की मीडियल साइड में, लेग में, और साथ में अंगूठा पैर का और पहली बड़ी वाली उंगली इन्वॉल्व करती है। L5 और S1 दोनों की सप्लाई वो बाकी की बची तीनों उंगलियों को इन्वॉल्व कर देती है। ठीक है। और इसका कोरिलेशन ये कॉमन नर्व रूट्स हैं जो कि यूट्रस और हमारे रेक्टम को भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, या यूरिनरी ब्लैडर को भी सप्लाई करते हैं। तो ये कॉमन नर्व रूट वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि वही एक सिंगल हम अगर जो L3 ये किसी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, आइदर L2 या L3 या L4, तो कॉमन नर्व रूट जो हमारे इसको रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर एंड इसको क्या कहते हैं, यूट्रस को सप्लाई कर रहा है, वही सेम नर्व रूट पैर को भी सप्लाई कर रहा है। तो एक को स्टिमुलेट करके दूसरे ऑर्गन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऐसा थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट है इसमें जी। और विलेज में तो जो घर में डिलीवरी होती है तो उसमें मोस्टली बैठा देते हैं पेशेंट को। ऐसा मैंने कई बार देखा है। पहले मैं जब विलेज में मेडिकल स्टोर करता था तो वहां पे एक दाई थी, वो बुलाती थी उसको, मेरे को भी नहीं पता होता था, इतनी माल प्रेग्नेंट होती थी वो, बस इतना सा इंजेक्शन लगा दो थोड़ा सा, और वो आधे पौने घंटे में ही डिलीवरी करवा के पीछे करती थी। मतलब वो इतनी एक्सपर्ट थी वो। सर मैं जहाँ पीएससी पे जॉब करती थी वहां पे मतलब मेरा काम यही था, तो वहां पे मैंने सुना था कि वो क्या करवाते हैं, 2 ईंट दे देते हैं पेशेंट को और उससे कहते हैं कि बेयर डाउन करो, तो इस तरह से करवाते थे। कईयों उनको तो ये भी नहीं वो जैसे ओस ओपन का हिसाब किताब लगाते हैं ना, कितने फिंगर ओपन है, तो उसको तो वो मेरे को ऐसे बताती थी, बस आप थोड़ा सा हुआ और आप थोड़ा सा लगाओ और अभी बैठ जाओ। वो मैंने कहीं वो मेरे को ही बुलाती थी, कम से कम भी 10-15 बार उसने मेरे को बुलाया ऑक्सीटोसिन लगाने के लिए।
सर एक्लैम्पसिया का एक केस मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं उस समय पीएससी पे पोस्टेड थी, तो पेशेंट को जैसे ही लेबर टेबल पे लिटाया, उसको इतने सीवियर उसको वो आए, झटके आए, मतलब 5-6 लोग भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इंजेक्शन तो फिर लगाते कैसे, मैक्सेल्फ का ना उसको डिपिन मतलब ओरली दे पा रहे थे, क्योंकि मुंह उसका बिल्कुल बंद था। बहुत तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने उसको डिपिन को पानी में घोल के राइस ट्यूब के थ्रू फिर उसको दिया था। फिर उसको फिर रेफर कर दिया गया। वैसे तो एक्लैम्पसिया के तो देखें केसेस सर, लेकिन ये वाला मुझे बहुत याद है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा उसको सीवियर, मतलब उसका पूरा वल्वा वगैरह सब स्वेल था, पूरी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेल थी। ऐसा पेशेंट था सर। वो एकदम मैं उसी कंडीशन में आया था, उससे पहले कभी नहीं आया था हॉस्पिटल में। गांव के पेशेंट तो ऐसे ही होते हैं ना सर, जब डिलीवरी होती है तभी जाओ। मैंने केस देखा पोस्टमार्टम डीसीएमपी का, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी, पेशेंट को ना डिलीवरी के बाद ना सीवियर डिस्निया हुआ, एकदम इतना डिस्निया। पेशेंट को कोई प्रीवियस हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रीवियस कोई प्री एक्लेम्प्टिक के कोई फीचर नहीं थे, उसका यूरिया क्रेटिनिन एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और लीवर के प्रोफाइल सब नॉर्मल था उसका। फिर वो किया, इको किया, इको में उसका डीसीएमपी आया, और फिर उसको ऐसे ही मैनेज किया। उसका जो फंक्शन था हार्ट का, प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई जैसे डिस्निया डिस्निया एग्जर्शन के साथ हो, या कोई ऐसा एनीमिया भी नहीं था पेशेंट को, मतलब सही था पेशेंट, थोड़ा वीक तो था देखने में। और सेकंड डिलीवरी था उसका, उसमें उसको हुआ, और फिर उसको एज ए डीसीएमपी मैनेज किया, और वो पेशेंट फिर मैनेज हो गया था। और फिर उसका रिवर्ट भी हो गया था डीसीएमपी। वो 2-3 महीने बाद उसका जैसे 28% था इजेक्शन फ्रैक्शन, उसका फिर 50 के करीब पहुंच गया था। ठीक है, अभी शांति पाठ करा दे क्या, क्योंकि आज तो हुआ ही नहीं अपना। तो मोनिका मैम है क्या? मोनिका मैम आज आशा गुप्ता मैम करेगी कुछ। अच्छा, आशा गुप्ता मैम ने शेयर किया अपना केस। हाँ अच्छा। मैं क्या बोलूं, आप सब लोगों को नमस्ते। एक वैद्यों के लिए जो हमारी प्रार्थना होती है कि न तो कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामे तो दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। तो ये हर केस से पहले करने से मुझे लगता है कि हर केस में भगवान धन्वंतरी हमारी रक्षा करते हैं, और हमारे मरीजों की भी। मैम आगे हमको श्लोक आप शेयर करिएगा ग्रुप ओके। में। हाँ जी, हाँ नवीन जी, सर ये श्लोक जरूर बोलते हैं। हाँ। अच्छा मैम, पंचकर्म की क्लास में होता है क्या? जी मैम, जो वो बता बहुत रही है बार मैम बोलते आप? हैं, बर्न में भी बोलते हैं, पंचकर्मा में बहुत बार अच्छा, बोलते हैं। ओके। हाँ, ये तो अंजना सभी। मैम को गाना था आज। आशा मैम कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। जी मैम। मैम गाजियाबाद में कहाँ पे हैं आप? मैं नए बस अड्डे के पास नंदग्राम में। जी मैम, जी मैं वैशाली में हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मैम डॉक्टर विनीता चौहान। ओके, ठीक है। आप गायनी मीट में आती नहीं है? मैम गायनी मीट में नहीं आती, मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट की, पहले मैंने गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, ओके। कोई ऐसे अच्छा सा भजन या कोई कुछ तो करिए। ऐसे एक श्लोक पढ़ दी तो हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। इतना शॉर्टकट थोड़ी ना होता है। आज मोनिका मैम का बहुत याद आ रही है, कहाँ गई मैम पता नहीं। कोई आप गा दीजिए, आकांक्षा मैम आप गा दीजिए, नहीं तो वंदना मैम आप गा दीजिए। सरोज आज सर तो साथ शिव तांडव स्त्रोत सुना दे। और अंजना मैम ने भी प्रॉमिस किया था कि वो भी हाँ गाएंगी। वही मैं कह रही थी, आज अंजना मैम को सुनना। सर मैं पढ़ देती हूँ, मैं भी श्लोक ही है एक तरह से, लेकिन मैं दुर्गा जी की जो नाम दिए गए हैं उसके बारे में, उससे थोड़ा सा पढ़ती हूँ। आप सबको पता होगा, थोड़ा मेरे साथ भी दे सकते हो आप लोग। पढ़ देते हैं सब लोग मिलके। बहुत वो ये वाली वंदना हुई नहीं, इस वंदना को आज हम लोग कर देते हैं। दुर्गा दुर्गा की शमनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो उद्धारिणी, दुर्ग नियंत्रिणी, दुर्गमापहा,
दुर्गम ज्ञानदा दुर्गुदेत लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमार्गा दुर्गम आत्मस्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहर्त्री दुर्गमायुधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग वामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामा बले माम यस्तु दुर्गायां मानिया पठेत सर्वयानि चले आयो ना संशया। जी सर, नमस्कार सर। ये तो मैम Thank you, ma'am. 32 नाम्स जो माँ दुर्गा के आपने दुर्गा सप्तशती से पढ़े हैं ना मैम? हाँ सर, मैं ये रोज पढ़ती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं भी पढ़ता हूँ जी मैम ये। जी सर। बिल्कुल तो ऐसा लगा था मैम आप अपने पूजा रूम में बैठ के पाठ कर रही हैं और हम लोग सब सुन रहे हैं आपको। थैंक ले यू लिए थैंक टिफिन मम्मी का। डॉक्टर अविनाश जी, सर ये एक मिनट। डॉक्टर अविनाश लुम्बा जी प्लीज अनम्यूट मत करिए। कोई और करना है तो करिए, नहीं तो पवन जी आप कर दीजिए। पवन जी। जी जी मैं तो करूंगा। अभी 7 मिनट बाकी है सर, किसी से कोई प्रेयर करवा लो आज। कौन? सरोज विनीता मिश्रा मैम। जी है, वंदना मैम। वंदना मैम तो कितना अच्छा वंदना गाती है। मैम करेंगे। वंदना मैम इतना अच्छा बोलते हैं, क्यों नहीं करते हो मैम आप? वंदना मैम। वंदना मैम आज सरोज सर करेंगे। मेरा गला देख रहे हो, आज थोड़ा बैठा हुआ है। आपका गला हमेशा बढ़िया ही होता है, हमारा गला ठीक होके भी फटे बांस जैसी आवाज निकलती है, आपका खराब होके भी इतनी अच्छी आवाज निकलती है। वंदना मैम में दैवीय रूप है और माँ ये दुर्गा राम साक्षात अगर कुछ बोलेंगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे रहेगा। वहां ना मंदिर में एक मूर्ति लगी है, वो बिल्कुल डिट्टो वंदना मैम जैसी दिखती है मेरे को। मैं शाम को रोज जाता तो देखता हूँ। और क्वालिटीज भी सारी मैम की वही हैं, बिल्कुल। आपने ही सब मंदिर कुछ बनवाया बिल्कुल। होगा लग रहा है। वो मैम गौशाला में मैं दूध लेने के लिए जाता हूँ ना शाम को, वहां मंदिर में आप भी वो ऐसी देखता ऐसी हूँ। बात करते हैं ना सर, सही में कभी कभी हद होती है। ये श्री रामचंद्र जी की आरती करते हैं क्या? जी हाँ मैम बोल दीजिए मैम, बिल्कुल। जी मैम, बिल्कुल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम भट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादिकल दल गंजनम। थैंक यू। बहुत सुंदर मैम। थैंक यू। अब पवन जी अब आप कर दीजिए। जी जी एक बार सभी ओम का उच्चारण करें। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार्वक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी
देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करोतु समय। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। माँ भगवती की अपार कृपा सब पर बनी रहे। प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलेंगे। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम।